बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज है 5 फरवरी, कश्मीर डे। मज़लूम माँ, मज़लूम बेटियाँ, हमारे वो बच्चे जो कई सालों से नस्ल कुशी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। हर साल पाकिस्तान के अंदर इस दिन को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुनक्किद किया जाता है या तमाम किया जाता है, मैं ये समझूंगा कि वो ये अफसोस का दिन होता है कि जिस दिन हम ये साबित करते हैं कि कश्मीर के साथ हमारी यकजहती है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस 5 फेब की, उसके बाद मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। मैं उन लोगों से बातचीत करूँगा जिनकी जानिब से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आखिर 5 फरवरी का जो दिन है उसका इत्माम करने का या वो मुनक्किद करने का मकसद क्या है, ये ज़रा आप जान लें। यहाँ से मैं आगाज़ करता हूँ कि 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जानिब से 28 फरवरी को सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद ये आवाज़ उठाई गई कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हम उनके शाना बशाना हैं, हम उनके दुख में शरीक हैं। और ये कहा गया, ये बात की गई कि जी हम कश्मीर को आज़ाद करवा कर रहेंगे। इस सूरत हाल में उस दिन ये हुआ कि इतनी स्ट्रांगली इस हड़ताल को, यानी हड़ताल की गई, सबसे पहले यौम यकजहती का दिन ही था, वो हड़ताल की गई। और हड़ताल की कॉल इस तरीके की दी गई कि लोगों ने वो भूख हड़ताल की कि कुछ लोग बताते हैं, कुछ पुराने जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने वक्त देखा, उनका कहना यह है कि जी लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी नहीं पिलाया था। वो इस किस्म की स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक थी। उसके बाद एकदम फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर 1990 में 5 फरवरी के दिन को चुना जाता है। काजी हुसैन अहमद, जो कि इस्लामी जमीयत से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी जानिब से ये तय होता है, जितने भी रहनुमा उनके सीनियर्स हैं, आपस में एक कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें ये तय होता है कि जी हम यौम यकजहती कश्मीरियों के साथ बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके, आलम इस्लाम को दिखाया जा सके कि हमारे भाई वहाँ पर अकेले हैं, मजलूम है। यानी कोई ऐसा नहीं था कि 5 फरवरी को कुछ हुआ था तब इस दिन को मनाया जाता है, बस एक फ़ैसला हुआ कि जी 5 फरवरी 1990 ये दिन तय हो गया कि जी हम कश्मीरियों के साथ यकजा हैं, उनके हर दुख में, उनके हर दर्द में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने सालों से हमने भी अपने बचपन से देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखा है कि 5 फरवरी को तमाम सियासी सतह पर या जितने भी सरकारी सतह पर ही है या सियासी सतह पर इस दिन का इनेकाद कर लिया जाता है। 5 से 10 मिनट की डिबेट होती है, उसके बाद मामला ख़त्म होता है। 1990 5 फरवरी को जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, उस वक्त तमाम ये सियासी जमातें इकट्ठा हुई, इस्लामी जमीयतें इकट्ठा हुई, और एक बात तय होगी जी 5 फरवरी हम कश्मीर के लिए मना सकते हैं और हम कश्मीर के लिए उस दिन को मुनक्किद करेंगे कि जी हम उनके साथ हैं। अब बात ये बनती है कि सिर्फ 5 फरवरी 1990 के बाद क्यों तमाम सियासी जमातें एक नहीं हो सकी, क्यों हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो आज भी तकलीफ़ में हैं। इन्हीं बातों का जवाब लूँगा मैं आज जमात इस्लामी की रैली में, जो कि इस वक्त शुरू हो चुकी है, जहाँ पर अभी इनके बहुत से लोग आ भी रहे हैं। सिराजुल हक साहब ने भी आना है, वो में भी हमारे प्रोग्राम से पहले हो जाएगा जब हमारा प्रोग्राम ऑनर जाएगा। कुछ देर में यहाँ पर तमाम सियासी रहनुमा भी मौजूद होंगे, जमात इस्लामी के जितने लोग हैं वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि माल रोड पे, हाल रोड के बिल्कुल बाहर और बिल्कुल चेनिंग क्रॉस के करीब इस रैली का इनेकाद, यानी इस रैली का एंड किया जा रहा है। अब मैं इन्हीं लोगों में जाऊँगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 5 फरवरी और सिर्फ चंद मिनट, सिर्फ कुछ देर और बस। बाकी जमातें अमेरिका की गुलाम है, जो अमेरिका ने कहना है वो उन्होंने मानना है। हमारा मुजाहिदीन के साथ रब्ता है। IMF हमने दफा करे, IMF हमने सूद ही खत्म कर देना, IMF कहाँ से रह जाएगी। कोई अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, कोई रशिया का गुलाम बना हुआ है, ये तो IMF के गुलाम है। मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी, कि वो लोगों से इक़्तिदार तो ले लेते हैं, ना आवाम के मसाइल हल करते हैं, ना उम्मत के इशूज पर खड़े होते हैं, और ना ही पाकिस्तान की शहरत कश्मीर पर कोई कदम उठाने को तैयार है। मुल्क की हिफाजत के लिए हुक्मरानों को पूरी जुर्रत के साथ अहले कश्मीर का साथ देना चाहिए। हमारा मुजाहिदीन के साथ रब्ता है। आप अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं सोमनाथ का मंदिर कहता हूँ। कैसी तबीयत आपकी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी लाहौर और PP 147 से उम्मीदवार हूँ। आज जमात इस्लामी लाहौर ने कसीम शान कश्मीर और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए इस मार्च का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाहौर उमड़ आया है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चियाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस माहौल में भी के इंतखाबात में हैं, लेकिन हम अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं भूले। हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं
امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الاقصیٰ بھی خطاب فرمائیں گے۔ جہاں صاحب بات یہ ہم کئی سالوں سے زند کو منا رہے ہیں، اب یہ تہوار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ تو میں باتیں پوچھوں گا کہ ہم اسے کب سے منا رہے ہیں، اس کا آغاز کس نے کیا، لیکن میں بڑا سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا اس کا کوئی کشمیریوں کو یا پاکستانیوں کو کوئی فائدہ ہے زند کا؟ جی بالکل فائدہ ہے، ان کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ کشمیر سے باہر بھی لوگ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مورال اپ ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان 5 فروری کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن مناتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور کشمیریوں کو حوصلہ بلند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قیادت میں اپنے خطے کی آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھیں۔ مطلب آج تک ہم لوگوں نے جتنی بھی ریلیاں نکالی، صرف ریلیاں نکالی ہیں، ایک دن 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم لوگ مناتے ہیں، لیکن آج تک کبھی ٹیبل پر بیٹھ کے جماعت اسلامی نے کسی بھی اقوام متحدہ میں یا کہیں پر بھی جا کے اس میں ڈیبیٹ نہیں کی۔ بے شمار پروگرامات کیے ہیں، انٹرنیشنل پروگرامات بھی کیے ہیں، اور بین الاقوامی اداروں میں بھی جا کر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک یہ مقاصد پورے نہیں ہو جاتے۔ بے شک ساری زندگی اسی میں گزر جائے میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور ان کے حوصلے بلند نہ ہو۔ جہاں صاحب اس دن کا آغاز کب ہوا ہے اور کس نے کیا؟ یہ 1990 میں جناب قاضی حسین احمد صاحب جب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس کی حمایت میں پوری حکومت نے اس کا حمایت کا اعلان کیا۔ اب پوری دنیا میں 5 فروری پورے جوش و خروش کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے۔ کچھ مفکرین کا کہنا ہے، کچھ لکھنے والے کو کہنا ہے، یا کچھ صدیہ نگار کا کہنا ہے کہ اس میں جب سب سے پہلے آغاز ہوا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ہوا تھا، 1975 میں ہوا تھا، 28 فروری کو ہوا تھا، سب سے پہلے وہاں سے تحریک شروع ہوئی، تو پھر 1975 سے لے کر 1990 آنے کے درمیان میں کیا معاملات رہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جدوجہد جو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد سے جاری ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اور دیگر حکمرانوں نے بھی اس کے بارے میں آواز بلند کی ہے، جماعت اسلامی نے بھی آواز بلند کی ہے۔ جماعت اسلامی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں تک پہنچائیں، اور اس میں ہم کامیاب ہیں۔ جہاں صاحب آپ اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے لیے بھی نکلے ہیں، آپ انتخابات بھی لڑ رہے ہیں، آپ کا حلقہ کون سا ہے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا؟ ہم مسلسل انتخابی مہم میں ہیں، لیکن کشمیر کی یکجہتی کے دن پر ہم کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولے، اس لیے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ 2018 کے اور اس سال کے؟ یہ الیکشن 2018 کا الیکشن بھی ریگ ہوا تھا، اور اس الیکشن میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ یہ ریگ ہوگا۔ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ انتخابات منصفانہ ہوں اور صحیح حکمران اس ملک میں حکمرانی کے لیے منتخب ہوں۔ میں جناب کی طرف بھی آنا چاہوں گا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل۔ کیا کہیں گے؟ میں نے کچھ باتیں تو کی ہیں ضیاء صاحب سے، کچھ آپ سے یہیں سے آغاز ہوگا کہ 5 فروری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 5 فروری ہمارے لیے ایک سیلیبریشن کا ڈے نہیں ہے، احتجاج کا دن ہے، اور یہ احتجاج ہے ہندوستان کے ان مظالم پر کہ جو وہ کشمیریوں پر ڈھا رہی ہے۔ یہ جو ملک پاکستان بنا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کشمیر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے سارے دریا وہاں سے نکلتے ہیں، ہم اس کو اگنور کیسے کریں گے؟ تو یہ پاکستان کا احتجاج ہے، پاکستان کی یکجہتی ہے جو آج کشمیر ہم منا رہے ہیں۔ آج کشمیر ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ، دیکھیں اور یہ پیغام جانا ہے کہ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ میں ضیاء صاحب سے بات کر رہا تھا، آپ سے بات کروں گا کہ ہم ریلی تو نکالتے ہیں، ابھی کچھ دیر کی نکلے گی، ابھی یہ واک تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، پھر اسرار صاحب آ جائیں گے، شاہد الحق صاحب آ جائیں گے، ان کی ڈیبیٹ ہوگی، تو کیا ان سب کا اثرات کیا آج کشمیر پر ظلم کرنے والوں کے اوپر ہوگا؟ اصل میں میرا خیال ہے یہ 2024 کا جو الیکشن ہے نا، یہ کشمیریوں سے محبت کا الیکشن ہے۔ پاکستانی قوم کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع پر دیکھیں آج 5 فروری ہے، کوئی پارٹی نہیں نکلی، عمران خان صاحب آج میں تک یہ نہیں سوال نکلے۔ کرنے والا تھا آپ سے بھی، غزہ کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، جماعت اسلامی میدان میں ہے، انشاءاللہ عوام ہم پر اعتماد کرے گی اور کشمیر پاکستان انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ اس کے لیے وہ حکومت چاہیے
कि जिसके अंदर जुर्रत हो, जिसमें हिम्मत हो और जो जहाद पर यकीन रखती हो, जो इस बात पर यकीन रखती हो कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर जिंदा नहीं रहेगा। देखिए कश्मीर में भी हम जैसे मुसलमान रहते हैं, तो सिर्फ जमात इस्लामी फ्रंट पे हमें क्यों दिखाई देती है? मैं ये सवाल करने वाला था कि बाकी जमातें क्यों नहीं? क्या आपकी उनके साथ इस बारे में इससे पहले कोई मीटिंग नहीं होती है? बाकी जमातें अमेरिका की गुलाम है, जो अमेरिका ने कहना है वो उन्होंने मानना है। हम आज़ाद हैं, वाहिद आज़ाद जमात है इंशाल्लाह। आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल सब लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस देखिए दफा के इलेक्शन को लेकर? पाकिस्तान में इस वक्त 92% कैंडिडेट्स जमात इस्लामी के 92% पॉइंट्स के ऊपर खड़े हैं। तो ये एक पहला मौका है। जमात इस्लामी पूरी कुव्वत से आई है और इंशाल्लाह आवाम इस दफा जमात इस्लामी का साथ देगी देखिए इंशाल्लाह। कोई भी हुकूमत जब आती है मंशूर लेकर आती है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी खारजा पॉलिसीज क्या लेकर आई है? खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के क़याम की पॉलिसी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की पॉलिसी। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बनाएंगे जो पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान बने। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जनाब की तरफ आता हूँ, कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं ये दरख्वास्त कर रहा था, दीगर जमातें इसलिए नहीं हैं कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ जमात इस्लामी है जो सियासी जद्दोजहद कर रही है, जो अस्करी जद्दोजहद कर रही है, वो तो सिर्फ जमात इस्लामी है। वहाँ पीपल पार्टी नहीं है, वहाँ PTI नहीं है, वहाँ नून लीग नहीं है, वहाँ भी जमात इस्लामी के नाम से जद्दोजहद कर रही है और हिज़्बुल मुजाहिदीन उसकी अस्करी जद्दोजहद कर रही है। इसलिए ये कभी भी कॉमन काज के लिए, उम्मत की काज के लिए, गजा फलस्तीन की काज के लिए दीगर जमातों को कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो मैं इस ये मैदान बात में कहने वाला निकलेंगी। था कि मैंने अभी तक से जमात इस्लामी को इस पर देखा, आगाज भी इसका जमात इस्लामी से हुआ भुट्टो साहब के बाद, जलसे करने से पहले या रैली निकालने से पहले। आपको नहीं लगता कि हमें दूसरी जमातों के साथ बैठ कर से बात करनी चाहिए? हम चाहते हैं, हम कौम से भी यही चाहते हैं कि हमें इख्तियार दें, हमें ताकत दें ताकि हम बज़ौर इस कश्मीर को आज़ाद करवा सकें। यही हमारी अपील है कौम से। ये कभी भी, ये तो डिक्टेरेशन कहीं और से लेते हैं, ये कश्मीर के लिए काम नहीं करेंगे। ये तो इसराइल को मंजूर करने जा रहे थे, रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे। ये काम सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। लेकिन सिर्फ रैली, एहतजाज, वॉक, आज तक तो कोई फायदा हमने नहीं देखा। देखिए किसी में कोई कानों पे हम जूता आईनी नहीं दायरे के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं, हम बंदूक नहीं उठा सकते, ये फौज का काम है, उसको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमने ये एटम बम सर में मारना है, रखे इसको मैदान में। हम तो चाहते हैं कि जिनका बैरूनी सरहदों की जिम्मेदारी है हिफाजत की, वो कहाँ है? नहीं मतलब जमात इस्लामी की उनके अपनी करने डिमांड का समझे काम कि वो चाहते हैं कि एटम चल जाए। नहीं मैं नहीं चाहता एटम मैं चलाए, घबरा गया। लेकिन उसको रखें हाँ। कि ये इसी काम के लिए रखा है। इंडिया के लिए नहीं रखा तो किसके लिए रखा है मुझे बताएं? चाइना के लिए, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। लेकिन हम तो समझते हैं कि जो इस्लाम है हमेशा अमन का पैगाम देता है। नहीं, अमन को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है अपनी इज्जत खुद मुख्तारी, खुद अख्तियारी को बचाने के लिए। ये भी इतना टेररिस्ट हमने बनाया क्यों था? अगर ये अमन का दर्ज था, क्या तलवारें, तीरे, घोड़े छोड़े क्यों हम रखते हैं, फौजें क्यों रखते हैं? अपने ईमान को बचाने के लिए अमन को कायम कर। अमन सिर्फ उसी वक्त कायम होगा जब आपकी तलवारें हाथ में होंगी, फौजें बॉर्डरों पर तैयार होंगी, तब अमन कायम होगा। चलें ये तो बात बड़ी अलग सी है कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की तरफ को बुरी निगाह से देखें, ना तो हमारी कभी ना आए। फौज मौजूद है, अल्लाह ताला अल्लाह उन्हें कभी सलामत ना रखे, करे। ऐसे कभी मौका भी ना आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कई टेबल टॉक नहीं हो सकती, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमीयत की जानिब से कोई नुमाइंदगी नहीं हो सकती और इस बात को बड़ी सीरियस लिया जाए कि जो हम एक दिन 5 मिनट बनाते हैं। नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हम तो चाहते हैं अपनी मेरी कौम इससे बाखबर है, इनके बस में हुक्मरानों में ये तो हमारे सिलेबस से निकाल दे, हमारे दिलों से निकाल दे। हम बेसिकली अपनी आइंदा नस्लों को ये मसला याद दिलाते रखना चाहते हैं कि हमारे बाद भी ये काम होता रहे। ऐसा नहीं है, देखो वो मजलूम लोग हैं, उनके हकूक़ की जंग हमें लड़नी है। हमने आल पाकिस्तान कश्मीर कॉन्फ्रेंस की, हमने सारी सियासी जमातों को इकट्ठा मैं किया। एक सवाल और कर रहा था कि देखिए 1975 में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 28 फरवरी को एक हड़ताल की कॉल दी थी जिसको सबने माना और कश्मीर में बड़ी स्ट्रॉन्ग हड़ताल हुई थी। जी। फिर 1975 के बाद 1990 के अंदर काजी हुसैन अहमद साहब ने इस पे बाकायदा एक दिन रखा, 5 फरवरी रख दिया गया। ये गैप आने की वजह क्या बनी? मतलब उससे पहले हमारी कौम का थी, हम लोग कहाँ थे? नहीं, कौम उस वक्त भी ये काम करती रही है, लेकिन उस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं। आपको ये मैं याद दिलाता चलूँ कि 88 में IGI बनी, 90 में जमात इस्लामी कोलिशन गवर्नमेंट में इख्तियार में आई। हमने उस इख्तियार को कश्मीर काज के लिए इस्तेमाल किया। हमने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन हमने उनको कहा कि आप कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, दो टोक करें, जिसकी वजह से 5 फरवरी की हड़ताल
मंजूर हुई, ये पब्लिक हॉलीडे मंजूर हुई, और उस दिन से लेके आज तक 33 साल हो गए इसको, ये मुसलसल जारी है। 90 में इसलिए हुआ कि हम हुकूमत का हिस्सा बन गए थे, बिल्कुल ऐसे ही अब भी है। हम चाहते हैं कि कौम हमें इख्तियार दे। तो कैसे इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? हम इसको देखते हैं, इंशाल्लाह कौम बिल्कुल बेदार हो चुकी है। बाजारन जो हम लोगों से बात करते हैं, लोग तो इस वक्त मुनहरफ हो चुके हैं कि जी हमने तो वोट डालने नहीं जाना। वोट कैसे गाइड डालेंगे, करेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। हमने कौम को कहा है कि वोट ना डालना भी खराब लोगों को हमायत है, खामोशी गुनाह है, निकले अपने हक के लिए। बारी बारी 30-30 साल दोनों बड़ी जमातों को 3-3 बारियां दी, अब जमात इस्लामी को बारी दें। अभी ये 16 महीने पहले इकट्ठे थे, हाँ जी, इकट्ठे थे ना, जी, जी। दोनों घरों ने मिलकर 16 महीने हमारे सीने पर मूंगफली है। अब दोनों नासों से धुआं निकाल रहे हैं, मुंह से आग निकाल रहे हैं, तासर दे रहे हैं कि यहाँ सिर्फ 2 जमातें हैं। मुतारब खड़े होकर बाजारन क्यों? यही दिखाई दे रहा है, मैं ये कहने लगा था आपसे। बनाने के हाँ लिए जी। इन्होंने बाद में फिर इकट्ठे हो जाना है। एक साइड सिर्फ जमात इस्लामी, दूसरी साइड पर ये सारे बेनिफिशरीज हैं। आपको लगता है कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना पाएगी? इंशाल्लाह क्योंकि पिछले इलेक्शन हमने में- ये इलेक्शन ही पहली दफा लड़ रहे हैं, हाँ। अपना इलेक्शन पहली दफा लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इतना पता 53 है, years, मैं आपकी 50 बात काट साल। रहा हूँ, उसकी मदद चाहता हूँ। मैंने ये सुना, देखा भी हमने कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जमात इस्लामी तीसरे में से चौथे नंबर पे आ चुकी थी। 10% हमारे कैंडिडेचर था। इस वक्त हमने 90% उम्मीदवार दिए। अब इंशाल्लाह आपको फर्क नजर आएगा। अल्लाह करे, अल्लाह अब हम करे। सियासी जमात बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम कौम से अपने आज तक मुतालबा अपने लिए किया ही नहीं था। कभी IGA के नाम पर मांगे, कभी MMA के नाम पर मांगे, अब हम जमात इस्लामी के नाम से मांग रहे हैं। तो और अगर जमात कौम के इस्लामी आ अंदर गई तो कबूलियत- IMF की तरफ नहीं जाएगी? नहीं, IMF हमने दफा करें, IMF हमने सूद ही खत्म कर देना, IMF कहाँ से रह जाएगी? जब सूद पर पहली दरब हम हाँ जी। लगाएंगे, आपका 17,000 अरब रुपए में से 7,000 अपने सूद की मद में अदा अगर किए। हमने हम सूद- कैसे बच रहे हैं? भाई साहब, अगर मैं सूद बंद हम कर दिया एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फिर तो हम बैंक- इंपोर्ट कम करेंगे, फिर तो बैंक भी बंद हो हम जाएंगे। इंपोर्ट बंद करेंगे, इंपोर्ट बंद करेंगे। 17 अरब डॉलर आपका 6 महीने का ट्रेड डेफिसिट है, आपका तजारती खसारा है। 1 साल का 34 अरब है। अगर सिर्फ हमने 5 साल अपने तजारती खसारे पर काबू पा लिया, सिर्फ 5 साल, आपका ये 125 अरब का फॉरेन डेट खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे, हम अल्लाह बेहतर करेंगे, करे। हम इंशाल्लाह, निवेश इंशाल्लाह। करेंगे। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। मलक मोहम्मद मुनीर PP 173। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 173 से इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं आप? 173, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? इलेक्शन जीतेगी पाकिस्तान, जमात इस्लामी इलेक्शन जीतेगी इंशाल्लाह ताला। पहले जैसी गहमा गेमी दिखाई नहीं दे रही भाई साहब। मेरे कहीं पे भी। भाई हमारे हल्के में तो आकर देखें, वहाँ नाम गूंज रहा जमात इस्लामी का, सूफी खलीक अहमद भट्ट का, मलिक मुनीर का, जबरान भट्ट का, अहमद रजा भट्ट का हाँ जी। नाम गूंज रहा है वहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी, अभी इंशाल्लाह। बात हो रही थी कि सूद खत्म कर दिया जाएगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अगर सूद खत्म कर दिया फिर तो बैंक बंद हो जाएंगे भाई सारे। मुतबादल निज़ाम देंगे, मुजारबा वाला, दूसरा सूद से पाक मईशत कायम कर कर हम आवाम को उनके हकूक देंगे और पाक इस्लामी मईशत देंगे। उसके लिए तो हमने कोई पॉलिसीज बनाई है जमात बिल्कुल, इस्लामी ने? हमारे पास उसके लिए पूरा निज़ाम मौजूद है। अच्छा। प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने पूरा निज़ाम बना कर दिया हुआ है। कुछ ऐसा पता हो कि उस निज़ाम को इस तरीके से हम चलाएंगे, ये उसकी प्लानिंग है, ऐसा कुछ, या पॉलिसी बन जाएगी उसकी? जब मदीना की रियासत बनी थी, सूद खत्म किया था तो निज़ाम चला था, हर एक को उसके हकूक मिले थे। ऐसे ही यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला निज़ाम देंगे और होगा, बेहतरीन होगा। निज़ाम होगा यहाँ पर। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका जी। अजब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सारी बातें तो आप सुन रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा आपके ज़हन में। जी, जी। क्या बताएं? देखिए, बात ये है कि आज का जो दिन है, ये 89 के अंदर काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक पेश की थी, जिसको माना ये गया, और फिर 90 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, उसका बाकायदा ऐलान हुआ, और उससे लेके आज तक हर मियां साल साहब ये दिन- वज़ीर आला पंजाब थे। जी, हर साल ये दिन मनाया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि इस दिन को पूरी दुनिया में मनाना चाहिए। देखिए, मनाने और से सर क्या फ़ायदा होगा? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ। देखिए, उसका फायदा उस दिन होगा जिस दिन जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी। आप बात कर रहे थे कि जी एटम बम, भाई एटम बम हमने शबरात में चलाने के लिए रखा हुआ है। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है, आज 28,000 शहादतें हो चुकी हैं, तो उससे किस तरह बदला लेना है? क्या हमने इसको इसलिए रखा हुआ, लामती तौर पर रखा हुआ है? देखिए, ये सबसे बढ़ के एक इंसान के लिए जो एक मौत है ना, अगर वो अल्लाह के रास्ते में आ जाए तो ये महंगा सौदा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा अपने हुक्मरानों से, अपने अंदर गैरत पैदा करो,
कश्मीर के अंदर माँ और बहनों की आज इज्जत को पमाल किया जा रहा है। भाई इसी साहब, तरह फलस्तीन में भी यही हुआ, कश्मीर में भी ये हो रहा रोहिंग्या है। में मैं भी- ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम भी इस्लामी मुल्क हैं, ऐसे बहुत से बेशुमार इस्लामी मुल्क हैं पाकिस्तान में, हमने बच्चे शहीद होते देखे हैं, कश्मीर में भी, फलस्तीन में भी। बात फिर वही आती है कि हम कुछ घंटे की दुनिया या कुछ मिनट की डिबेट के बाद बंद हो जाते हैं। दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी कुव्वत पाकिस्तान है जो एटमी टेक्नोलॉजी से लेस है। बाकी तो सारे जो है ना उनका कोई हाल नहीं है। कोई अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, कोई रशिया का गुलाम बना हुआ है। इस गुलामी से बाहर आना चाहिए हमें। अगर हम बाहर आएंगे फिर हमारे हालात ठीक होंगे, इससे पहले नहीं हो। गैर मुस्लिम होते हैं ना, गैर मुस्लिम इस्लामी ममालिक, उनका कहना है कि ये मुसलमान है, लेकिन हमारा अपने ही मुल्क के अंदर कहना होता है कि ये फलां फिरका है, ये फलां फिरका है, फलां। जब तक हम फिरकों से बाहर नहीं आएंगे। ये आपके लिए मैं फिरकाबाजी किसने पूछना चाह ख़त्म रहा करनी है? हूं। ये फिरकाबाजी कौन ख़त्म करेगा? ये सिर्फ जमात इस्लामी का काम नहीं है ना। हाँ, जमात इस्लामी ने तो मजलिस अमल बना दी, अभी भी वो काम कर रही। ठीक है, ये फिरका परस्ती ख़त्म करना, सब कौम को साथ लेके चलना, हाँ जी। उनको एक डायरेक्शन देना, ये हुक्मरानों का काम है ना। हाँ, तो हम हुक्मरानों तो अपने ताई जो हो रहा है, हो सकता है वो कर रहे हैं। हुक्मरानों के ये साथ डिबेट निकम्मे और जाहल हुक्मरान है। ये तो IMF के गुलाम जितने है। भी इन्होंने हैं। कश्मीर और क्या, इन्होंने अगर इनके बस में कोई जरूरत होती तो आवाज़ तो कम अज़ कम उठाते। जमात इस्लामी ने ये कहा था अगर आपके हड्डियों में दम नहीं है तो कम अज़ कम एक काम कर दें, जो कश्मीरी है ना उनको बाहर जाके अपना मुकदमा खुद लड़ने दें। इसका मतलब अगर हम इन्होंने सियासी ये भी बातों को कबूल नहीं किया, ये कश्मीरियों को भी आज़ादी नहीं दे रहे हुकूमत पाकिस्तान कि वो जाके अपना मुकदमा बाहर लड़। जमात इस्लामी से लियाकत बलोच साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं समझता हूँ। जमात इस्लामी का झंडा अलम की तरह इन्होंने अपने हाथों में उठाए, सड़कों में हमें दिखाई दिए हैं, 5 फरवरी के हर जलसे में भी दिखाई दिए हैं, हर रैली में भी दिखाई दिए हैं। लेकिन सियासत को लेकर 5 फरवरी कश्मीर डे को लेकर क्या कहते हैं, लियाकत साहब से बेहतर हमें कोई बता नहीं सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये खुशी होती है कि कोई है कि जो मौजूद है उन मजलूमों के लिए, उन परेशान हाल मुसलमानों के लिए जिनके लिए हमें कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? आप अकेले क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाकी सब तो अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं, आवाम के सामने भी, अल्लाह के सामने भी। जमात इस्लामी तो एक हमागीर जमात है, इत्तेहाद उम्मत का दर्द रखती है, आवाम के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती है और हर मरहले पर लोगों की खिदमत करना हमारा मिशन है। अब आपको मालूम है कि इंतखाबात की गहमा गहमी है, आखिरी मरहला है, 5 फरवरी का दिन आया। तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम सिर्फ इलेक्शन की वजह से कश्मीर को भूल जाएं, फलस्तीनियों को भूल जाएं, उन मजलूमों से यकजहती का इज़हार न करें। इसलिए जमात ने फैसला किया कि आज के दिन भी हम हमेशा की तरह यकजहती कश्मीर और इस वक्त गज़ा और फलस्तीन की जो सूरत हाल है इस पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार करेंगे। और हमारा मौक़िफ़ है आज़ादी कश्मीर हक़ खुद इरादियत के जरिए मुमकिन है और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक इस नासूर का खात्मा ही दुनिया को अमन दे सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा तो जानिबदाराना है, लेकिन आलम इस्लाम की क़यादत बेहिस है और उससे लोगों की बड़ी मायूसी है। अब उम्मत को बेदार होना होगा, लोगों को बेदार होना होगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान में लोगों के पास मौका है कि अपने वोट की ताकत के साथ जमात इस्लामी को जितवाएं, ऐसी हुकूमत लाएं कि जो कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए ज़बानी जमा खर्च नहीं, आलम इस्लाम को मुतहर्रिक करके एक मुतफ़िक़ा और मुत्तहिदा इक़दाम करें। मैं चाहता हूँ कि जो देखने वाले हैं उन्हें मालूम हो आपके जरिए कि 5 फरवरी 1990 को इस इज़हार यकजहती का आगाज हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और 5 फरवरी ही क्यों? हमने उनके नाम भी किया है। देखें, कश्मीर के हवाले से कई अय्याम थे। काज़ी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वक्त में तमाम लोगों से मशवरा किया। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुनक्किद की, हुक्मरानों से रब्ता किया,
तमाम जमातों से रब्ता किया और जिसकी बुनियाद पर इत्तफाक हुआ कि हमें 5 फरवरी का दिन खालिस्तन कश्मीर के साथ मौसूम कर देना चाहिए। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, बाद में जितने भी लोग आए सब ने इस चीज़ से इत्तफाक किया और अब ये कौमी दिन की हैसियत रखता है। ये काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक बड़ा सदका जारिया है। वो कायदे मिल्लत इस्लामिया थे, जर्री और बहादुर इंसान थे और उनका इखलास आज भी कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ी ताकतवर आवाज़ बना हुआ। बिलो साहब, हमने ये देखा है कि इसका आगाज़ सबसे पहले मैं कुछ आपके ही जमात इस्लामी के जो मेंबरान हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू करता आ रहा था कि सबसे पहले इसका आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 फरवरी 1975 को एक स्ट्राइक करके किया। एक इतनी स्ट्रॉन्ग हड़ताल हुई कि हमने सुना, हमने पढ़ा कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी नहीं पिलाया था, इतनी सख्त थी। लेकिन आज अगर हम 2024 को देखें तो 1975 के दरमियान में 1990 एक गैप और अब ये इतनी स्लो तहरीक हो गई है कि ये चंद मिनट का त्यौहार होकर ख़त्म हो जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? सारी बात जो मैंने कर दी। देखिए, मुझे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का वो दिन भी याद है। एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी पूरे मुल्क में और पहिया जाम था, लोग कोई रेडी और साइकिल भी नहीं चलने देते थे। बहुत बेमिसाल एक हड़ताल थी और यकजहती का इज़हार था। लेकिन जमात इस्लामी ने तमाम जमातों की मशावरत के साथ 5 फरवरी का दिन जो तय किया है, हम एक दिन को इसको काफ़ी नहीं समझते। हम तो सारा साल मुतारिक रहते हैं और आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से राब्ते रखते हैं, कश्मीरी क़यादत से राब्ते रखते हैं और इस वक्त जो मुहाजिरीन हैं उनकी खिदमत में भी मामूर रहते हैं। लेकिन ये बाकी जमातों का मसला है। ये PTI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कि वो लोगों से इक़्तिदार तो ले लेते हैं, ना आवाम के मसाइल हल करते हैं, ना उम्मत के इशूज़ पर खड़े होते हैं और ना ही पाकिस्तान की शहरत कश्मीर पर कोई कदम उठाने को तैयार है। ये तो अब आवाम को फैसला करना है कि ऐसे बेहिस लोग, बेहमियत लोग जो उम्मत का भी दर्द नहीं रखते, आवाम का दर्द भी नहीं रखते, कश्मीर पर भी अपनी खामोशी रखते हैं, साल में एक जनरल असम्बली में तकरीर के चंद फिक्रों के बाद समझते हैं कि बड़ा काम कर लिया। हकीकत में ये नहीं है। पाकिस्तान को सफारती महाज पर, पाकिस्तान को सियासी महाज पर, पाकिस्तान को आलमी अदालती महाज पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिलो, मैं यही बात करने वाला था कि सिर्फ जमात इस्लामी हमें दिखाई देती है। आज तक हमने ये भी नहीं देखा कि जिसका फ़लस्तीन का एक केस लगाया गया बाकी ममालिक की जानिब से, तो क्यों पाकिस्तान की जानिब से या जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया हो और ये केस आलमी अदालतों में रखा गया हो? इतने साल गुजर चुके हैं। मेरा ख्याल है जी कि आलमी अदालत में तो हुकूमतें ही जा सकती हैं, कोई इंडिविजुअल फर्द या पार्टी नहीं जा सकती। हमारा मौक़िफ़ तो है, लेकिन हम हुकूमतों से भी बात करते हैं, लेकिन वो इस तरफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। जमात इस्लामी ना अपना नज़रिया छोड़ेगी, ना मिशन छोड़ेगी, ना नस्बुलैन को तर्क करेगी। पाकिस्तान को इस्लामी, खुशहाल और इस्तेहकाम के लिए और करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मलिक शाहिद असलम साहब PP 161 से इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, 2024 के जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनकी टिकट पर हैं। क्या देखते हैं इलेक्शन को, क्या कहते हैं कश्मीर के हवाले से? लोगों की तो वैसे बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हम लोग बिल्कुल हाल रोड के आगे खड़े हैं और रश है वो अपना GPO चौक तक हमें आवाम का रश दिखाई दे रहा है। जमात इस्लामी के लोग भी इनमें मौजूद हैं, इनमें वो लोग भी मौजूद हैं कि जो कि कश्मीर से मोहब्बत, कश्मीर से प्यार करते हैं। मलिक साहब क्या कहते हैं? मलिक साहब से जानते हैं, उसके बाद हम अगली तरफ चलते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ लाहौर TV चैनल का, इन्होंने आवाम के नुमाइंदों के लिए आपने मोहब्बत से लोगों को दावत दी है। आज कश्मीर डे है और कश्मीर डे के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान ने PP 161 से मलिक शाहिद असलम मोल्टन एरिया से तराजू के निशान पर कैंडिडेट हूँ और आज कश्मीर डे और फ़लस्तीन डे पर हम हुक्मरानों को ये दावत देना चाह रहे हैं, मुल्क की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हुक्मरानों को पूरी जुर्रत के साथ अहले कश्मीर का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान की शहरग है
اور پاکستان کی شہرت کو بچانے کے لیے ہماری پاک فوج کو، ہمارے ملک کو، ہمارے قوم کو، ہمارے نمائندوں کو اس کی قربانی دیتے ہوئے جرأت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ملک چاہیے۔ صاحب صرف آج کے دن کیوں، صرف 5 فروری کو کیوں؟ ہم انہیں پہلے کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ہم ان کے ساتھ پہلے کیوں نہیں بیٹھتے؟ جماعت اسلامی نے پچھلے 50 سال تک عمل کیا ہے، پوری دنیا کے اندر قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک 5 فروری کا یوم آزادی کی جو تعطیل ہے ملک میں، پورے جو یکجہت کشمیر کا جو ایشو ہے وہ قاضی حسین احمد سے جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا، اور ہم ان کی جرأت کو، ان کی بہاد کو، ان کی اسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کا ساتھ دینا ملک کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ زاہد بٹ صاحب PP 150 سے امیدوار ہیں، جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے ریلی میں شریک ہیں، 5 فروری کو کشمیر ڈے ہے، کیا جذبات رکھتے ہیں بٹ صاحب؟ جذبات کیا ہیں؟ جذبات نہیں رہ گئے میں لگ رہا ہے۔ سراج الحق وزیر اعظم بنے گا تو غزہ آزاد ہوگا، سراج الحق وزیر اعظم بنے گا تو کشمیر آزاد ہوگا۔ بھائی میرے تو یہ جذبات ہیں، 27,000 سے زیادہ مسلمان بچے بچیاں غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی مسلمان بولنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہوں، صدر ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کوئی شخص ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں، ترازو کے نشان پہ 8 فروری کو مہر لگائیں، سراج الحق کو وزیر اعظم بنائیں، ہم آپ کو بیت المقدس آزاد کر کے دیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اور یہاں کے لوگوں کو بھی اس مہنگائی، بربریت کے ظلم و ستم سے آزاد کروائیں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم آ کے عوام سے مہنگائی سے ان کی جان چھڑوائیں گے، انہیں روزگار دیں گے، وہ کوئی روٹی کپڑا کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی مدینے کی ریاست، کوئی نوازوں کا نعرہ، مطلب جماعت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا نعرہ یہ ہے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں یہ ہمارے فنگر ٹپس میں ہیں، اور ان کا حل بھی ہماری فنگر ٹپس پہ ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک سے سود کو ختم کریں گے، اس ملک کے اندر جو بجلی کے مسائل ہیں اور سوئی گیس کے بل آپ نے دیکھے ہیں، ابھی 2 مرلے کے گھر ہیں، 80,000، 1,46,000 اس طرح سے بل آ رہے ہیں۔ میں خود سوئی گیس کے دفاتر کے اندر مارا پھر رہا ہوں لوگوں کی آواز بن کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور تو بٹ صاحب اگر آپ کل کو جیت گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، آپ پھر ان دفاتر میں گئے، وہ پھر آپ کی بات سنی گئی تو دیکھیں جماعت اسلامی کی حکومت بنے گی، ہم ان کے جو سلیب ریٹس ہیں وہ کم کر دیں گے، ہم ایک جو پلاننگ ہے ہمارے پاس، پوری پلاننگ اس کی ہے، سیلز ٹیکس کم کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے جو قرضوں کے مسائل ہیں، قرضے بھی اتریں گے، پاکستان کے اندر جو سودی معیشت ہے اس کو اسلامی معیشت کے دن بدل لیں گے، اگر ہم نے سود ختم کر دیا، بے روزگاروں کو روزگار دیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں 2,80,00,000 بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں۔ یار یقین مانے میں اکیلا بیٹھ کے کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا اور حکومت کا معاہدہ کیا آپس میں، نہ وہ ہمیں امن دے سکتے ہیں، نہ صحت دے سکتے ہیں، نہ روزگار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہم بے روزگاروں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں، 2,80,00,000 بچے جب یہ نوجوان ہوں گے تو آپ اندازہ کریں کہ وطن کی، ملک کی کیا حالت بٹ صاحب ہوگی۔ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی ہم سود کا خاتمہ کریں گے، بطور مسلمان میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اس لعنت سے پاک ہوں جسے ہمارے پروردگار نے پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر سود ختم کیا جائے، پوری دنیا میں ہر ملک میں بینکس ہیں وہ سود پر چلتے ہیں، تو پھر لوگوں کا اپنا پیسہ کہاں سے کہاں سیو ہوگا؟ کیا پلاننگ ہے اس کی؟ جماعت اسلامی کے پاس اس کی پوری پلاننگ ہے، آپ ایک بار موقع دے کے دیکھیں، انشاءاللہ لوگوں کو ایسی معیشت دیں گے کہ اس سے پہلے اس طرح کی معاشی نظام انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ اللہ کرے پاکستان کے بہتری۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ 5 فروری کا جو دن ہے اسے ہر مسلمان بڑی عزت احترام کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اس دن کو منایا جاتا ہے، میں یہ کہوں گا جی ایک جدوجہد ہوتی ہے ایک جماعت کی جانب سے، جو ہمیں لگتا ہے تمام جماعتوں کو مل کر کرنی چاہیے، تاکہ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ حل ہو۔ مسلمان پھر فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو یا دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، وہ آرام سے، آزادی سے، سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ کچھ ایسی کوششیں ہو جائیں تمام اسلامی ممالک سے ہو جائیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزات ہو جائیں، لیکن چونکہ آج 5 فروری ہے، جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکلی ہوئی ہے، مال روڈ پہ آ کے اس کا اختتام ہوا ہے۔ سراج الحق صاحب بھی یہاں پہ تھوڑی دیر میں آگر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں راحیل سعید صاحب،
بہت دیر سے جماعت اسلامی کی بیٹ کر رہے ہیں, بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی کمزوریاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں یا خوبیاں کیا ہیں, یا کہاں کہاں کمیاں آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی کو چلانے کے لیے, وہ صحیح صاحب ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. رئیس صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ عاطف صاحب, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ دادا ماشاء اللہ آپ ایک سینئر رپورٹرز میں ہیں, سینئر تجزیہ نگار بھی کہہ سکتا ہوں میں آپ کو, یقیناً کہہ سکتا ہوں سینئر صحافی ہیں, ہمارے قابل عزت ہیں, ہمارے بھائی ہیں آپ. جماعت اسلامی کو بڑی دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. میں سب سے پہلے تو یہ جو میں اکثر لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہوں, شاہ جی ہم لوگ کو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, آج پبلک بھی ذرا سن لے کہ جماعت اسلامی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی کمزور جماعت ہو چکی ہے؟ معذرت کے ساتھ بٹ صاحب بھی پاس کھڑے ہیں ہمارے, برا نہ بنا لیں, بٹ صاحب ایک N130 سے امیدوار بھی ہیں, خلیق بٹ صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. کیا جماعت اسلامی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب ہم اپنی ہی حکومت سے اپنی ہی باتیں, اپنے مطالبات یا کہہ لیں کہ اپنے بھائیوں کا حق نہیں لے سکتے؟ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, بیسکلی جو مذہب کی آڑ جب آپ لیتے ہیں, مذہب ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا قول و فعل میں تضاد کتنا ہے. آپ تمام مذہبی جماعتوں کو دیکھ لیں, ان کے اور خاص طور پہ وہ جو سیاست میں ہیں, ان کو قول و فعل میں آپ کو بہت بڑا تضاد نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے نا انہیں نگلیکٹ کر دیتی ہیں, اور موجودہ دور میں جو ہیں جماعتیں مذہبی, ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنا موقف بہتر طریقے سے پیش نہیں کر پاتی, اور جو وہ کرتی ہیں تو وہ عوام جو ہے نا اس کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اقتدار میں یہ لوگ کیا تھے اور اب کیا ہیں, یعنی جب ان کے کال یہ ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم جب آپ پلان کر اسلام دیں کا گے, نام جب استعمال فیل آتا کرتے ہے, ہیں تو پھر آپ کو قول و فعل اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے. بالکل. بہت سی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی. جماعت اسلامی میں ایک کوالٹی تو ہے, وہ منظم جماعت ہے, بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا ایک پورا ایک سسٹم ہے جس طرح جماعت چلتی ہے. لیکن بطور قوم بھی ہم تھوڑے سے منافق ہیں عاطف, کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ رول کرے, کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں ہم بھی مذہب سے ڈرتے ہیں کہ مذہب لاگو ہو گیا تو ہمیں بھی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, تو یہ بڑی پرابلم ہے. لیکن آج اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج 5 فروری ہے, کشمیر ڈے ہے. بہت عرصہ ہو گیا ادھر ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے اس ڈے کے حوالے سے, اور ادھر ہر دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ ہر سیاسی جماعت ریلی کرتی ہوئی نظر آتی تھی, لیکن آج کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صرف ہم ٹویٹ پہ چلے گئے ہیں کشمیر کی یا فلسطین کے حوالے سے مذمت کرنے میں, لیکن جماعت اسلامی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ لے کے وہ جب آئے ہیں. حالانکہ الیکشن کا دور ہے, الیکشن کمپین اپنی چھوڑی ہوئی ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسہ بھی اپنا پیغام بھی انہوں نے پہنچانا ہے, لیکن بہت بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کی. میرا خیال ہے سیاسی جلسے میں دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, آپ نے ریلی نکالی, آپ نے اظہار یکجہتی کیا, لیکن اپنا پیغام بھی تو دے رہے ہیں نا کہ 8 فروری کو ووٹ دیں, آپ اپنے منشور بھی پیش کریں. تو جماعت اسلامی میں یعنی آج کشمیر کے نام پر پھر ایک سیاست ہوگی, ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ تو ہوگی, دیکھیں 8 فروری ہے, لیکن آپ ان کو کریڈٹ تو دینا, باہر تو ہیں, یہ تو کریڈٹ دیں. آپ کو کوئی سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی نا, سارے اپنے حلقوں میں بیزی ہیں. کیا سمجھے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو باقی دنوں میں بھی نہیں دیکھا اگر الیکشن ہو رہا ہے. ہمارا کشمیر کا ایشو نا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب ہم نے اس کو نا ایک صرف ٹویٹ کی حد تک رکھ دیا ہے, یا ہم نے بیان بازی کی حد تک رکھ دیا. کشمیر اور فلسطین پوری دنیا غزہ پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, لاکھوں کا اجتماع ہے, اور آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں, آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے. ہم پچھلے چند دنوں میں دیکھتے ہیں جب یہ مسئلہ ہوا, جو ٹویٹ کرتا تھا, مظاہرے کرتے تھے, ان کو روکا جاتا تھا. ایسا ہی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ نکلے اس وقت, ان کو بھی بھگا دیا, ساروں کو بھگا دیا کہ ہم نے مظاہرہ نہیں کرنا. تو ہم اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں نا بطور قوم یا بطور حکومت. والے آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کو بھی بتاتے صاحب یہ کون ہے, کہ ہم لوگ اس وقت کھل کے ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے نا. جو لوگ قوتیں ہیں, جو بڑی قوتیں ہیں, ان کی وجہ سے ہم کھل کے مذمت بھی نہیں کر رہے. اس کا مطلب جماعت اسلامی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم غلام ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں غلام ہیں بڑی طاقتوں کی, وہ بات سچ ہے؟ عاطف صاحب آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, جب سے شور سنبھالا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم غلام ہیں. جو لوگ سیاست میں وہ بھی کہتے تھے ہم غلام ہیں, جو فوج سے ریٹائر ہوتے تھے اکثر اداروں سے وہ بھی یہ کہتے تھے ہم غلام ہیں, اور جو دوسرے ادارے وہ بھی یہ کہتے تھے ہم غلام ہیں امریکہ. تو جب ایک چیز اتنی حد تک جو ہے وہ اس پہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم غلام ہیں, اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اب لگتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لوگوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل پاتے. تو وہی صورتحال ادھر ہے. کشمیر کو آزاد کروانا ہے یا آپ نے فلسطین کو آزاد کرانا ہے, ہماری مذہبی جماعتیں یا علماء اکرام کہتے ہیں دعا کریں, دعا کریں. صرف دعا سے 75 سالوں میں ہم آزاد ہو چکے ہوتے ہیں. پھر غزوہ احد کی ہوتی, غزوہ خندق کی ہوتی, اور پھر ہم خالد بن ولید باہر کیوں نکلتے, اور ہم 75 سالوں سے مسلمان ظلم کے شکار کے ہوتے ہیں. اس سے تو سپر پاور ہوتے ہیں. اور اگر اس کو مذاق میں بات ڈال دی جائے تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کا پیپر ہے, پیپر نہ دو, گھر بیٹھ کے دعا کرو, کامیاب ہو کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. یہ تو اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا.
کہ हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ बता दी रजा गया, तो अपना लेवल तो बनाए पहले। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद भी मैं जमात इस्लामी को ये क्रेडिट दूंगा। दूसरी बात, इलेक्शन में आए और पहली दफा भरपूर इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही होगी आपको लाहौर में जमात इस्लामी। अच्छा, पिछले साल आपकी मैं बात को काट रहा हूँ, मेरे पे बात ना भूल जाए, 2018 के इलेक्शन आपने भी देखे हैं, आप भी कवरेज कर रहे थे लाहौर न्यूज़ से, आपने देखा था जमात इस्लामी जो कभी तीसरी पोजीशन पे होती थी वो चौथी पोजीशन पे आ गई। शाह जी, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? सर, मैंने आपको कहा ना कि जमात आने के बहुत काम किया, खिदमत खैर का बहुत ज़्यादा काम है जमात का, लेकिन लोग वोट नहीं देते। इनको सोचना चाहिए कि लोग क्यों नहीं वोट देते। हाँ, 2018 में उस तरह की कैंपेन नहीं थी आती जो इस दफ़ा नजर आ रही है 2024 में। शायद जो पीटीआई का खला शायद वो समझते हैं कि हम पूरा कर लेंगे, वोटर हमारी तरफ डाइवर्ट होगा और इनके अच्छे फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जमात इस्लामी में इस वक्त नौजवान क्या कहते हैं, फुकदान है। पुराने लोग चला रहे हैं, उनका एक सिस्टम है, मजलिस शूरा है, नए लोग जल्दी इंडक्ट नहीं होते, वही मजलिस शूरा से निकलते हैं, वही मेंबर हैं, वही लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर जमात इस्लामी को आगे इंतखाबी मुहिम में जाना है और आगे इंतखाबात लड़ने, तो अपने अंदर नया खून नौजवान इंडक्ट करने पड़ेंगे। कुछ है भी इनके नौजवान जो लोग अपने तजुर्बे से जमात इस्लामी को कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर अच्छी तादाद में देखते हैं तजुर्बे से? देखिए, ये बड़ा टेस्ट केस है इस वक्त। हमें ये देखना पड़ेगा कि 2018 में इन्होंने कितने वोट लिए, अब 2024 में कितने वोट ले रहे हैं। अगर जमात इस्लामी अपने वोट बढ़ाने में कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि लोगों में ये पॉपुलर हो रही है, लोग इनकी बात सुन रहे हैं। अगर इतनी तमाम तरह एक्टिविटी के बावजूद भी जमात इस्लामी उन वोट बैंक को बेहतर नहीं बना सकी, तो फिर जमात इस्लामी को सोचना चाहिएगा कि इतने वसाइल, इतना सब कुछ करना, इतनी खिदमत करने के बावजूद भी लोग इनकी तरफ क्यों नहीं माइल हो रहे। फिर इनको अपने मंजे के नीचे डांग भी मारना पड़ेगा ना कि क्या वजूहत है। आप कैंपेन भी अच्छी कर रहे हैं, आप चीजें भी दे रहे हैं, आप हम चूज कर रहे हैं, तो अपने अंदर क्या खामी है वो भी सामने लानी पड़ेगी। अब देखें, अगर मैं ये बात करूं कि जी इलेक्शन है या उसकी मैनेजमेंट है या वोट मांगना है, आप अपने तजुर्बे से क्या देखते हैं? जो क्योंकि हम हल्के में होते हैं, हम लोगों में होते हैं, हमने देखा लोगों का रुझान या तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, हमें बाकी जमात इस्लामी नहीं दिखाई दे रही उस तरह कैंपेन करते हुए या मैनेजमेंट करते हुए। आपको भी ऐसा लगता है? जी, ऐसी बात है, जमात इस्लामी कैंपेन तो कर रही है अपनी। आप देखें, बड़ी तादाद में लोग आए हैं, अपने हल्कों में भी कैंपेन कर रही है, लेकिन वोटर को किस हद तक माइल करते हैं ये हमें उस वक्त नजर आएगा। देखिए, अब पाकिस्तान में ना दो तरह की कैंपेन चलते हैं, माजी में भी देखते रहे हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, दोनों जमातें ये चलती रही हैं। और लोग ये देखते हैं कि वो कभी प्रो एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ होते हैं, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ। जमात इस्लामी देखते हैं आप? जमात इस्लामी आपको भी पता है कि वो हमेशा उसका भाई इल्जाम रहा कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है। लोग अब उंगलियां उठाते हैं, बातें भी करते हैं कि आप उस टाइम मजबूत स्टैंड से लेते हैं। आप इसकी मिसाल ले लें कि आपने क्लासिक इलेक्शन, नाज़मी क्लासिक इलेक्शन आ रहा, धांधली हुई, आपके बंदों को खरीदा गया या नहीं आने दिया गया, आप उस पर मौसर आवाज़ नहीं उठा सके। बिल्कुल, आपने कहीं नहीं देखा कि जमात इस्लामी उस पर मौसर तरीके से एहतजाज भी कर सकी हो। बिल्कुल, मज़ामत कर ली, छोटे छोटे जलसे कर लिए। ये लोगों को, अब ये लोग समझते हैं कि थोड़ी एग्रेसिव सियासत होनी चाहिए, आपका मौक़िफ़ एग्रेसिव होना चाहिए और नौजवान को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खलीक भट्ट साहब भी मौजूद हैं, NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी की सीट से। भट्ट साहब, आपने बातें सुनी है राहिल साहब की, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं। मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो कमियाँ या खामियाँ जमात इस्लामी के अंदर माज़रत के साथ, क्या आप ये समझते हैं कि आगे आने के लिए ये रुकावटें हैं? मैं तो पहले शाह साहब की बातों से इख्तलाफ करूँगा और मैं ये समझता हूँ कि मुझे शाह साहब के साथ बड़ी मोहब्बत है, आपके चैनल के साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट है, ये आज का प्रोग्राम, या जो कश्मीर और फ़लस्तीन है उसको जमात इस्लामी भूल गई है, तो ये सरासर ज़्यादती है। ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा बहतान जमात इस्लामी पे और कोई नहीं हो सकता। नहीं, बहतान नहीं है, बाज़ औक़ात ना तनकीद है, ये तज्ज़िया ज़्यादती वाला तज्ज़िया है। मैंने इसलिए आपके सामने ले रहा हूँ ना इस बातें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इसलिए कि मुझे बताया जाए कि जमात इस्लामी ने कश्मीर इशू को, फ़लस्तीन इशू को एक लम्हे के लिए भी बंद किया हो, खत्म किया हो। बात सुने ना, फ़लस्तीन का मसला आया, हमने अद्वियात, हमने खाना, कपड़े, अपने डॉक्टर भेजे, और कश्मीर में और फ़लस्तीन में जमात इस्लामी की लीडरशिप के बच्चे जिगर गोशे, उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए। और आज अगर कितने दुख की बात है, मैं अगर ये सुनूं, मेरे सामने मेरा भाई कहे कि ये एक इलेक्शन स्टंट है, हम अपनी कैंपेन को खराब करके, रोक कर, मुतासर करके अपने वो साल हर साल से जो हमारी
کشمیر تحریک ہے. اور فلسطین کے لیے جدوجہد ہے. ہم اس کے لیے یہاں بس ابھی ہم ایک اور دن کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم الیکشن جیت کامیابی کو, انشاءاللہ ایسی کامیابی کو جو ہمیں کشمیر سے غافل کر دے, فلسطین سے غافل کر دے, ہم ایسی سیاسی جدوجہد, سیاسی کامیابی پر ہمارا جینا مرنا امت مسلمہ کے لیے, ہمارا جینا مرنا پاکستانی عوام کے لیے. عوام کو اگر تھوڑی سی درد ہوگی, پورے عالم کے مسلمانوں کو اگر تھوڑی سی. صاحب میرے سوال کا جواب دیں, آپ کی مہربانی, میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف 5 فروری ہی ایک ہی دن کیوں؟ ہم پھر جماعت اسلامی کو, میں باقی جماعتوں کی تو بات نہیں کرتا نا, وہ تو چھوڑ دینا, وہ کام نہیں کر رہی. جماعت اسلامی کھڑی ہے, اچھا ہے کھڑی ہے, لیکن سلو کیوں ہے؟ صرف 5 تاریخ کیوں, اس کے بعد کیوں نہیں کبھی؟ آپ کو کس نے کہا کہ 5 فروری کو ہم صرف کشمیر کرتے ہیں؟ ہم سارا سال اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہمارا مجاہدین کے ساتھ رابطہ ہے, ہمارا جو ان کے بیس کیمپ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے. یہ کس طرح جتنا بھی تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے, یہ جہاد میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جماعت, میں عرض کرتا ہوں نا, یہ جماعت اسلامی کی شبانہ روز کوششیں ہیں کہ آج کشمیر کا ایشو جو زندہ ہے, یہ اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کا اور کوئی کردار نہیں. میں کہوں گا کہ آگے سے آگے بڑھے, اس کا مسئلہ حل ایک دن حل اس کا انشاءاللہ ہوگا. یہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ کشمیر نے بھی آزاد ہونا ہے اور فلسطین نے بھی آزاد ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. بٹ صاحب میں سیاست کی طرف آنا چاہوں گا تھوڑا سا. 130 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہیں سے میاں نواز شریف صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ جگہ 130 مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مقابلہ بہت آسانی سے کر پائیں گے, یا آپ کو ٹف ٹائم ملے گا, یا آپ کی کمپین ان کی کمپین سے اسٹرانگ ہے؟ میاں محمد نواز شریف کا یہ گھر تھا, لیکن اب میاں نواز شریف اس حلقے میں گر چکے ہیں. ان پر شکنجہ ہم نے ایسا تنگ کر دیا ہے کہ یہ سرپرائزنگ رزلٹ ہوگا. یقین کریں, میں 3 سال سے یہاں پر انتخابی مہم چلا رہا ہوں. مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں, پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں, پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں, وہ کچھ نظر نہیں آتے. میں صبح سے لے کے شام تک ٹیلی فون سنتا ہوں ان پارٹیوں کے ورکر کی, جو ہمیں بلاتے ہیں, بیٹھکوں میں بٹھاتے ہیں, ڈیروں پہ بلاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں, اپنے جو قیادت ہے ان کے کول و فیل میں تضاد ہے, انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کو میں سومناتھ کا مندر کہتا ہوں, اور یہ ابابیل کی مانند خلیق بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ابابیل ہوں. یہ ابابیل اور ہاتھی والوں کے درمیان مقابلے میں جیسے ابابیل کو فتح ہوئی تھی اور ہاتھی والے بسم ہو گئے تھے, بوسا بن گئے تھے, انشاءاللہ نواز شریف کی سیاست کو یہ خلیق بٹ NA-130 میں دفن کرے گا, اور یہ بوسا ثابت ہوگا اس کی سیاست. بس میں آخری آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا, ہر پارٹی اپنا منشور لے کر آئی, ہر پارٹی اپنا نعرہ لے کر آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, باقی جماعتوں کی بات کروں, لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے ایسا کوئی نعرہ دیکھنے میں نہیں آیا. سب سے پہلے منشور جماعت اسلامی نے پیش کیا, میں آپ کو اس کی منشور کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ نے دے دیا. میں نعرے کی بات کروں, نعرہ لگایا جاتا ہے نا, جیسے نواز ہو نعرہ لگ گیا, ایک روٹی کپڑا مکان نعرہ لگ گیا, مدینے کی ریاست بننے کی لگ گیا. میں سمجھ جماعت اسلامی کیا کہہ کر قدم رکھا ہے. نعرہ آپ چاہتے ہیں کہ ناول چاہتے ہیں کہ آپ کہانی 500 کتاب کی 500 صفحے کی کہانی آپ چاہتے ہیں, آپ نعرہ چاہتے ہیں نا, تو نعرہ تو لکھا ہوا ہے. ہم تو کام چاہتے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ نعرہ ہوتا ہے نا, وہ کتاب نہیں ہوتی, ناول نہیں ہوتا. نعرہ ہمارا یہ ہے. ذکر اللہ مجاہد صاحب 168 پی پی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے. آج کے دن اور سیاست کو لے کر کیا کہتے ہیں, ہم ذکر اللہ صاحب سے جان لیتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو 5 فروری ہے, کوئی شک نہیں ہے, اسی کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں. لیکن میں چونکہ باقی لوگوں سے بھی سوال کر رہا تھا, آپ سے بھی میں وہ ایک سوال کرنا چاہوں گا, اسے ہم سیاسی کمپین سمجھیں یا واقعی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی سمجھیں؟ دیکھیں, ہماری تو جو سیاست ہے وہ تو ہے ہی اس ملک کے اور اس خطے کے غریب مسلمانوں کے لیے. ہم تو اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہی نہیں ہیں, باقی سرمایہ دار تو اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہیں.
हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ज़िम्मेदार भी यही सरमायादार हैं जो 75 साल से हमारे ऊपर काबज़ हैं, और जो कश्मीर का मसला है इसके ऊपर भी मुजरमाना गफलत और किसी ने कमज़ोरी का मुजाहरा किया तो वो भी इन हुक्मरानों ने किया है। तो जमात इस्लामी तो कश्मीर की काज के लिए बुलंद होने वाली वो आवाज़ है कि जब कश्मीर पे कब्ज़ा किया इंडिया ने, उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर किया, तो कौन था जो इस मुल्क में निकला है? ये जो हुक्मरान थे उस वक़्त, ये तो चुप करके बैठे रहे हैं, बल्कि मैं तो ये इन पे इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ कि इन्होंने अमेरिका की आशीर्वाद के साथ कश्मीर की सौदेबाजी की है, वरना इंडिया ये काम कर ही नहीं सकता था। पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान के जर्नैलों की इसके अंदर पूरी रजामंदी शामिल है कि मकबूजा कश्मीर आप हड़प कर लें। इसमें उनका क्या फ़ायदा होगा जी? इसमें इन लोगों का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होना है? ये जंग से डरते हैं, ये मफादात की सियासत करते हैं। जर्नैल अपने मफादात के लिए इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, सियासतदान जो है अपने मफादात लेकिन की बात हर करते हैं। सियासतदान को कश्मीर के लिए डिबेट करते सुना, कश्मीर के नाम पे वोट लेते सुना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे से पूछते हैं, ये नहीं, जिबुल्लाह साहब। आपसे इसलिए पूछता हूँ, आप भी एक पब्लिक के फर्द है ना, पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है। लेकिन अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ गजा के ऊपर इन हुक्मरानों में से, इन पार्टियों में से किसी ने एक मुजाहरा भी किया है उधर मुसलमानों के परखजे उड़ जाए? ये आपने बताना है। मैं यही कहना, यही तो बात पूछी। मुस्लिम लीग नून इस पे चुप रही है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी चुप रही है। चलो पीटीआई तो जेलों में थी, उनके ऊपर तो हम इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन ये अपने जलसे तो मीनारे पाकिस्तान पे करोड़ों रुपए लगा के कर रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए। लेकिन क्या गजा के मुसलमानों के लिए इन जालिमों के मुंह से एक लफ्ज़ निकला? नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला कि ये अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते, अपने बाप अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। जमात इस्लामी इस मुल्क के गरीबों के लिए भी जदोजहद कर रही है, और हम अपने कश्मीर के और फ़लस्तीन के भाइयों को भी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम आपके साथ है, आपको इन जालिम हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हम कौम से ये कहते हैं कि आप जमात इस्लामी का साथ दें, आप हमें वोट की ताकत दें, हम इन जालिमों को गर्दन से पकड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, 5 फरवरी का दिन है और हम लोग उस रैली में मौजूद थे जहां जमात इस्लामी मौजूद थी, क्योंकि जमात इस्लामी ने रैली निकाली। उस वक्त आप देख लें कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 फरवरी 1990 को जिस दिन का आगाज़ हुआ था, वो आगाज़ का मकसद ये था कि हमने इज़हार यकजहती करनी है कश्मीर के साथ। लेकिन सवाल मैंने जमात इस्लामी के कुछ सियासतदानों से भी पूछे, सीनियर रहनुमाओं से भी पूछे, उन लोगों से भी पूछे जो फाउंडर्स मेंबर्स में हैं, बानी में हैं जमात इस्लामी की, कि जी इसका कोई हल क्या? हम एक दिन प्रोटेस्ट करके घर चले जाएंगे? यही दुआ है, यही एक उम्मीद है और मौज़े का शायद इंतज़ार है कि अल्लाह करम कर दे, अल्लाह खैर कर दे, और हमारे वो मुसलमान भाई जो सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, फिर वो कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में हो, वो सुख का सांस ले सकें। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपना मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।